हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम चैप्टर 16 देखते हैं। हमारा चैप्टर 16 है जल एक बहुमूल्य संसाधन। मतलब पानी क्या है? बहुत ही अमूल्य चीज़ है ना, जो हमको प्रकृति ने दिया है। और हम ये सोचते हैं कि प्रकृति ने दिया है तो ये मुफ्त की चीज़ है और हम इसको जैसे पाए वैसे यूज़ करें। तो नहीं फ्रेंड्स, आज हम जल के बारे में जानेंगे कि जल कितनी अमूल्य चीज़ है और इसकी कमी से हमको क्या क्या समस्या झेलनी पड़ सकती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल है तो कल है। यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है कि फ्रेंड्स, कहा गया है कि जल है तो कल है। तो सही बात है। अगर हम आज जल को बचाएंगे तो भी हमारे जो पीढ़ियां हैं वही जल को, मतलब उनको भी तो जल चाहिए ना। तो हम आज अगर ये खत्म कर देते हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा। ओके, तो यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। मतलब अगर पानी है तभी हमारा भविष्य जो है सुरक्षित है, सेफ है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हर साल जो है 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है कि लोग जो जल की बर्बादी कर रहे हैं वो उसके प्रति जागरूक हो। ओके, तो यही मेन कारण होता है कि हम किसी दिन को मनाते हैं, किसी विशेष दिन के रूप में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? ताकि लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देखते हैं हम। फ्रेंड्स, आपके घर में या कहीं भी जहाँ पर मतलब घर में भी मम्मी पापा बोलते हैं कि पानी बर्बाद मत करो, पानी बचाओ, ऐसे हर कोई सलाह देता है, लेकिन जो सलाह देता है वही खुद वो रूल जो है फॉलो नहीं करता है ना। हर व्यक्ति जल संरक्षण के महत्व को जानते हैं, है ना। और इसीलिए हम प्रतिवर्ष जो है जल दिवस मनाते हैं। और फिर भी घर में जैसे पानी पीने के लिए, धुलाई के लिए, खाना पकाने के लिए, साफ सफाई के लिए बहुत सारा हम जल यूज़ करते हैं। तो इसी को देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा प्रति व्यक्ति कितनी, तो न्यूनतम 50 लीटर प्रति व्यक्ति जल की जो मात्रा है वो निश्चित की गई है। और ये मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। मतलब एक व्यक्ति एक दिन में 2.5 बाल्टी पानी यूज़ कर सकता है। क्या आपके परिवार को इतना पानी मिलता है? अगर मिलता है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको जो पर्याप्त जल है वो मतलब पीने के लिए नहीं मिल पाता। ठीक है। तो आपको कोई ऐसी फैमिली पता है या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ के लोग पानी के लिए मतलब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कई स्थान मतलब कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। नलों में पानी का ना आना, जल भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहना, लड़ाई झगड़े होना, जल की मांग के लिए धरने प्रदर्शन करना, ऐसे जो मतलब आपको ऐसे हर जगह दिख जाएगा। कब दिखेगा? खासकर गर्मी के दिनों में। ओके, न्यूज़पेपर में भी आप सुनते होंगे कि यहाँ पर पानी की किल्लत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है आखिर? तो चलिए देखते हैं ये सब का क्या कारण है ना। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया। अलवण जल मतलब जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती, मतलब ताज़ा जल। ताज़ा जल को ही अलवण जल बोलते हैं, जिसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा किस लिए किया गया? 2003 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष क्यों मनाया गया? क्योंकि जो लोग हैं वो, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो जल हमको मिला हुआ है, उसकी जो उपलब्धता घट रही है उसके बारे में जागरूक हो सके, इसीलिए 2003 को जल वर्ष के रूप में मनाया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा 16.1 है कितना जल उपलब्ध है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हमको मतलब हमारी धरती पर कितनी जल उपलब्ध है। ठीक है, कितनी पीने के लिए और कितनी कहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कई ऐसी फोटो देखी होगी जो अंतरिक्ष से ली गई है, और उसमें अगर हम देखें तो हमारा ग्रह है, हमारी जो धरती है वो नीली दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है? तो पृथ्वी की सतह लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, और इसी के कारण हमारी पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है ना। और पृथ्वी पर जो ये जल राशि है वो कहाँ पर है? तो समुद्रों, महासागरों, नदियों
और जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और भौम जल और वायुमंडल, इन सब में जल पाया जाता है, परंतु इनमें से अधिकांश भाग जो है हमारे यूज के लायक नहीं है। और ये जो उपयोग मतलब जो उपयोग के लिए उपयुक्त जल है वही अलवण जल है। ठीक है, मतलब जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, मतलब जिसको हम पी सकते हैं, वही क्या कहलाता है, अलवण जल या ताजा जल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मतलब इसे ही बोलचाल की भाषा में ताजा जल बोलते हैं। ओके, तो इसकी मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी कम है जल। मान लो आप एक बाल्टी पानी भर के रखे हैं, ठीक है, अब उनमें से मान लो बाल्टी में 20 लीटर जल आता है, ठीक है, तो अब 5 ml की क्षमता का एक चम्मच लीजिए और उसमें 100 चम्मच जल किसी मग में डाल दीजिए। ठीक है, तो जो बाल्टी में पानी आप लिए हो तो वो समझो ये पृथ्वी में कुल जल की मात्रा है। ठीक है, और जो मग में आपने 100 चम्मच जल डाला है वो अलवण जल को प्रदर्शित करता है, मतलब वो अलवण जल है जिसको हम ताजा जल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मग है उसमें से 30 चम्मच जल को किसी कांच की गिलास में डाल लीजिए। ठीक है, और ये जो जल कांच की गिलास में जो आप डाले हो 30 चम्मच, वो भौम जल के रूप में पाए जाने वाला जल है। ठीक है, उसी के समान है, मतलब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं। ओके, तो और फिर ये जो कांच का गिलास है इनमें से 1/4 भाग, मतलब मान लो 1 चम्मच में सिर्फ आधा चम्मच जल निकाल लो, और यही जो जल है, ये जो चम्मच में आधा चम्मच जल है, यही विश्व के जितने भी झील हैं, नदियां हैं, उनमें उपस्थित जो अलवण जल है जिसको हम पी सकते हैं वो उसकी मात्रा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये जो बाल्टी का जल जो मग में लिए वो, और जो गिलास में लिए, और आखिरी में जो चम्मच में लिए, तो आप समझ सकते हो कि हमारी पृथ्वी में पूरे बाल्टी के बराबर पानी है और हमारे पीने के लिए सिर्फ ये आधी चम्मच के बराबर पानी है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए मतलब पीने की पानी की कितनी समस्या हो सकती है अगर हम दिमाग से यूज ना करें पानी को। ओके, तो फ्रेंड्स, हम में से कई लोग तो ऐसे मानते हैं कि जल बहुत बहुत ज़्यादा है, असीमित है ना, असीमित संसाधन के रूप में जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो मैंने अभी जो बताया आपको बाल्टी और चम्मच, तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारे पास कितनी कम पानी है। तो आपको थोड़ी बहुत चिंता हुई पानी के बारे में तो सोचती हूँ शायद आप अब से कम पानी यूज़ करने की सोचोगे। अब हमारा है 16.2 जल की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, आपको डर है कि जो पानी है अगर उसका इसी तरह से उपयोग करते रहें तो एक दिन ये जो जल है मतलब पानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जानते हो कि ये जो जल है वो किस प्रक्रम के द्वारा पृथ्वी पर आती है। तो हमने जो पढ़ा था लास्ट चैप्टर में जल चक्र, तो जो कई प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा ये जो जल है वो पृथ्वी में निरंतर इसकी उपलब्धता बनी हुई है, करोड़ों वर्षों से पानी उसी तरह से बना हुआ है, और ये सब प्रक्रम सम्मिलित रूप से मतलब एक साथ मिला के इसी को जल चक्र कहते हैं। ठीक है, यही जल चक्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमने क्लास 6 के चैप्टर में पढ़ा था, जल वाले चैप्टर में, है ना। तो आप जानते हो कि ये जल चक्र जो है उसके द्वारा जो पानी है वो 3 अवस्थाओं में मिलती है हमको, ठोस, द्रव और गैस। ओके, तो जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। तो द्रव के रूप में कहाँ पर मिलेगा, तो महासागरों का जो जल है, झील और नदियों का जो जल है, और भौम जल, तो ये सब क्या है, ये द्रव रूप में हमको प्राप्त होते हैं। और ठोस की अवस्था में हमको जो हिम के रूप में, जिसको बर्फ बोला जाता है, तो ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है, छत्रक, बर्फ छत्रक होता है। हिम नदों मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर के रूप में बहुत सारी जल की मात्रा जो है जमी हुई है। ठीक है, और ये भी हमारे यूज के लायक नहीं होती। और तीसरा है गैसीय अवस्था, मतलब वायु में उपस्थित जल वाष्प के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब हमारे आसपास वायु में भी जल उपस्थित है, हमने ये भी पढ़ा था। तो जल का उसकी ये तीनों अवस्थाओं के बीच में चक्रण होते रहता है, मतलब जल चक्र चलता रहता है, और पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो इसी तरह से स्थिर बनी रहती है। ओके, जबकि हम जो मनुष्य हैं, मानव जनसंख्या है,
और जो सभी जीव जंतु हैं वो जल का उपयोग करते रहते हैं, है ना। फिर भी इसके जो मतलब मात्रा है वो सीमित बनी हुई है। किस कारण से बनी हुई है? तो जल चक्र के द्वारा ही बनी हुई है, ठीक है। और फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। सही बात है ना। कई जगहों पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 16.3 जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि ये भौम जल क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कई जो शहर हैं या नगर हैं उनमें जल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती, और जो नगरीय निकाय हैं वो मतलब पानी की व्यवस्था करते हैं, पर कैसे करते हैं? तो जल को किसी आसपास की झील, नदी या तालाब या कुओं से लाया जाता है। और जल की आपूर्ति किससे करते हैं? तो पाइप के द्वारा, जो पाइप बिछाए जाते हैं उसके द्वारा की जाती है। पर जो ग्रामीण इलाके में है, जो गांव में जो लोग रहते हैं, वो लोग इसकी आपूर्ति कैसे करते हैं? तो उनके यहाँ तो पाइपलाइंस नहीं बिछी होती, तो वहाँ के लोग उनको जो जल स्रोत है उसे सीधे ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो गांव की महिलाएं हैं वो बच्चों को साथ लेकर पानी भरने के लिए पैदल बहुत दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता है। और इस तरह से जो बच्चे हैं उनके ऊपर, मतलब महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर जो घर के काम का बोझ है, उसके साथ ये पानी का लाने का भी एक काम और बढ़ जाता है ना। और जो बच्चे मतलब स्कूल जाने लायक होते हैं वो भी पानी लाने के काम में ही लगे रहते हैं और स्कूल नहीं जा पाते, ठीक है। और इस तरह से उनका बहुत सारा जो समय है वो वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या का एक मतलब बहुत बड़ा भाग जो है वो जल का मतलब जल के लिए कुआं, नलकूप और हैंडपंप से भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। और जो ये नलकूप या जो नल वगैरह हैं वो सब किस रूप में हमको प्राप्त होते हैं? तो वो सब जो भौम जल है वही हमको नलकूपों के द्वारा प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी मान लो किसी तालाब या किसी जलाशय के आसपास की भूमि को खोदें तो वहाँ पर हमें जो मिट्टी है वो नम मिलती है। तो नम क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है, वहाँ पर जो भूमिगत जल है उसकी उपस्थिति होती है ना। और यदि हम उसको और गहराई तक खोदते चले जाएं तो हमको मतलब हम उस स्तर तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर मिट्टी में मिट्टी के बीच में पानी होती है ना, या फिर चट्टानों के बीच में पानी होती है। और जो इसी परत है मृदा के करों के बीच स्थानों में जल भरे होते हैं और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम स्तर कहलाती है। तो फ्रेंड्स यही जो स्तर है जहाँ तक हम खोदते खोदते पहुँच गए हैं तो वही क्या कहलाती है? भौम जल स्तर कहलाती है, ठीक है। और भौम जल स्तर मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग मतलब गहराई पर मिल सकती है। और मतलब किसी भी दिए गए जगह मतलब किसी भी जगह में कहीं पर बहुत गहरे में पानी निकलता है तो कहीं बिल्कुल थोड़े से खोदने पर ही निकल जाता है, ठीक है। तो भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर हो सकता है या भूमि में बहुत कई मीटर नीचे भी हो सकता है, कई फीट नीचे हो सकता है, ठीक है। तो भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमने मृदा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मिट्टी है वो अलग अलग स्तरों में बटी होती है, तो इसी तरह से हम नीचे अगर जाते जाएं तो हम भौम जल स्तर तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो जल पाया जाएगा वही भौम जल कहलाता है, ठीक है। भूमि में जल का रिसाव अंतः स्यंदन कहलाता है। फ्रेंड्स अब अंतः स्यंदन ये क्या है इसको जानते हैं। तो जो वर्षा का जल है या जो और भी जैसे स्रोत है, नदी है, तालाब है और है ना, तो उनसे जो जल है वो मिट्टी में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में ऐसे खाली जगहों या दरारों में भर जाती है, ठीक है। तो भूमि में जल का रिसाव अंतः स्यंदन कहलाता है। और जो दरार है उसमें ये जल भर जाते हैं और यही क्या कहलाते हैं? अंतः स्यंदन कहलाता है, ठीक है। भूमि जल का जो रिसाव होता है उसी को अंतः स्यंदन कहते हैं। और इस प्रक्रम के द्वारा जो उपयोग किए जा चुके जो भौम जल हैं मतलब जो हमने नलकूपों या हैंडपंप के द्वारा निकाल लिया है उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, मतलब फिर से उसमें जल भर जाते हैं। और कुछ जो रिक्त स्थान है भौम जल के नीचे कठोर जो चट्टान है उनकी परतों के बीच में
भी पानी प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पत्थरों के बीच में, शैलों के बीच में, चट्टानों के बीच में जो जल होती है उसको जल भर कहेंगे। ठीक है, और जल भरों के जल को नलकूपों अथवा हैंड पंपों के द्वारा निकाला जाता है। और यही जो जल भरे हुए होते हैं चट्टानों के बीच में, जिसको हम हैंड पंप के द्वारा निकालते हैं। ये आप चित्र में देख रहे हो, ये एक हैंड पंप है और ये भौम जल है, मतलब जो जमीन के नीचे जो जल है रिस कर गई है वही भौम जल है। ये नदी और झील के जल हैं, और जो बिल्कुल नीचे स्तर पर जो चट्टानों के बीच में जल भरी होती है उसको जल भर कहते हैं। ठीक है, और बारिश के द्वारा इसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 16.4 भौम जल स्तर का अपक्षय। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसे कोई जगह देखी जहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहे हो, तो वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं तो वो लोग, आपने देखा है कि वहाँ पर बोरिंग की जाती है। बोरिंग मतलब बहुत गहरी खुदाई की जाती है और उसी के जो जल है उसको यूज़ किया जाता है ना। तो ये जो पानी निकाली जाती है उसके लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है, और उससे जो है हम मतलब रेगुलरली उससे पानी निकाल सकते हैं। और ऐसा करने पर हम क्या करते हैं, तो जो भौम जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि भौम जल स्तर का अवक्षय क्या होता है। तो यही अवक्षय है, मतलब जो भौम जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। तो भौम जल स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है देखते हैं। तो जो भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल है उनकी पुनः पूर्ति वर्षा के जल के स्त्रावण मतलब रिसाव के द्वारा होती है। मतलब अंतः स्त्रावण जो हमने पीछे देखा, तो भौम जल तब तक प्रभावित नहीं होती जब तक कि हम एक मतलब लेवल तक की पानी निकालते हैं, है ना। तो जहाँ तक उसकी पूर्ति हो जाए, मतलब प्राकृतिक प्रक्रम जो है वर्षा है और जो झील है, समुद्र है, उससे रिस कर जब तक पानी पहुँच जाता है तब तक तो भौम जल को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी जल की जो पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तो भौम जल का स्तर है जो नीचे गिर जाता है। और ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां, भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले और कुछ कारक हैं, जैसे कि अल्प वर्षा मतलब बारिश कम होना, है ना। तो इन सब से क्या होता है, भौम जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। और जैसे कि वन उन्मूलन मतलब वन आरोपण या वन उन्मूलन, भौम जल स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक अल्प वर्षा, वन आरोपण, वन उन्मूलन और जल के अविस्त्रावण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कमी। मतलब जल के अविस्त्रावण क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो फर्श है उसमें अगर आप पानी डालोगे तो वो नीचे नहीं जा पाएगा, है ना। मिट्टी से बह के नीचे नहीं जा पाता। लेकिन आप किसी कच्ची जमीन पर अगर पानी डालोगे तो वो तुरंत सोख लेता है ना। तो यही क्या होता है, तो अवस्त्रावण के लिए प्रभावित क्षेत्र की कमी, इसी को बोलते हैं। मतलब अब पानी, बारिश होगी, वो पानी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो वो नीचे कैसे जाएगा, है ना। तो यही अविस्त्रावण की कमी वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके और क्या क्या कारण हैं। तो पहला है जनसंख्या प्रसार। तो जनसंख्या बढ़ने से जो भवन है, दुकान है, कार्यालय है, सड़क के निर्माण हो रहे हैं, सबकी मांग बढ़ती जा रही है। और इसमें मतलब जो कृषि के लिए जो जमीन है, उद्यान और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्र हैं, इसमें भी कमी आ रही है ना। क्योंकि सारे जगहों पर तो बिल्डिंगें बन गई हैं, तो इस कारण जो भूमि है उसमें वर्षा के जल का अविस्त्रावण, जो मैंने ऊपर बताया, ये जो अविस्त्रावण बताया, उसके दर में कमी हो जाती है। और यदि ये जो खुले क्षेत्र हैं इसी तरह से इसमें कमी होती रही तो क्या परिणाम होगा। तो मैंने जैसे बताया कि पक्के फर्श पर जल अविस्रावित नहीं हो पाता, और जबकि घास के मैदान, बगीचे आदि हैं तो इनमें जल जो है नीचे चला जाता है। और यही नहीं रहेंगे तो फिर पानी नीचे कैसे जाएगा। और आप लोग जान रहे हो
कि इतने सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं बड़ी मात्रा में, तो इसकी जल की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो भौम जल है उसी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से एक और तो हम भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर से इतना निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि भूमि के जल में जो अवस्त्रावण है वो बिल्कुल कम हो गई है। इसी के कारण भौम जल का जो स्तर है वो अवक्षय हो रहा है इसी का, है ना। तो जो अनेक जो शहर हैं, तो शहर में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर तो बहुत चिंताजनक है भौम जल की स्थिति। गर्मी के दिन आते ही नलों में पानी नहीं उतरता, है ना। तो ये सब किस कारण से होता है, तो ये जनसंख्या प्रसार के कारण है एक तरह से, ठीक है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में गिरावट आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, तो बढ़ते हुए उद्योग। तो फ्रेंड्स, जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है और हमारे उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं जो हैं मतलब उसके उत्पादन में जल की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों की जो निरंतर बढ़ती जा रही संख्या है, अधिकांश उद्योगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है, ठीक है। मतलब जो जितने भी उद्योग हैं वही वो एक कारण है भूमि जल के ह्रास का, ठीक है। तो और एक कारण देखते हैं, एक कारण कृषि है। तो भारत में मतलब अधिकांश किसान जो है खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए वर्षा पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर नहरें और सिंचाई के साधन भी हैं और, है ना। तो ये जो सिंचाई के साधन है नहर, वो तो सब कुछ सीमित क्षेत्रों के लिए है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर नियमित वर्षा नहीं होती, है ना। और वर्षा नहीं होगी तो इनकी खेत या फसल सूख जाएंगे। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं, तो उसके लिए भी भौम जल का ही उपयोग करना पड़ता है उनको। और जनसंख्या के जो बढ़ते दबाव हैं जिसके कारण इन सब में भौम जल के स्तर में कमी आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जल का वितरण। 16.5 जल का वितरण। फ्रेंड्स, आपको पता है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जल का वितरण बहुत ही असमान है ना। कुछ स्थानों पर बहुत अच्छी वर्षा होती है और वहाँ पर मतलब जल से भरे हुए होते हैं, और इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। सबको पता है कुछ जगहों पर बहुत अधिक वर्षा होती है जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, और कुछ जगह पर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो और कहीं पर एक ही टाइम पे कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं पे बाढ़ आ रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन भी होता है। तो इसी को जल का वितरण मतलब अलग अलग है बोला जा सकता है। अब हमारा है 16.6 जल प्रबंधन। फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि जल प्रबंधन के बारे में। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि मतलब जल की जो नियमित आपूर्ति है उसको पाइपों के द्वारा सुनिश्चित की जाती है ना। मतलब पाइपों के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है। और जब ये जो नागरिक प्राधिकरण है मतलब वो पाइप के द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं, तो कई जगह ऐसे हैं कि मतलब पाइपों द्वारा जो जल है पहुंचाया जा रहा है उसमें कहीं कहीं रिसाव हो जाता है और बहुत भारी मात्रा में जो जल है वो पाइप से बहकर कहीं मतलब बह जाता है ना। तो ये सब जो नागरिक अधिकारी हैं उनका कर्तव्य है, उनका उत्तरदायित्व है कि ये जो बहुमूल्य जल है उसको इस तरह से व्यर्थ होने से रोके, है ना। और कुप्रबंधन मतलब जो हम इसको कुप्रबंधन ही बोल सकते हैं ना, या पानी की बर्बादी बोल सकते हैं। हम खुद भी अपने मतलब व्यक्तिगत स्तर पर हम इंडिविजुअल भी पानी को वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम जानबूझकर या अनजाने में कभी कभी नहा रहे हैं तो पानी ज़्यादा बहा देते हैं, मंजन कर रहे हैं, कई लोग दाढ़ी बना रहे हैं और इधर नल चल रहा है, साफ सफाई के काम है। इस तरह से बहुत सारे हम खुद भी पानी को बर्बाद करते हैं। कभी कभी जो नल है उनकी टोटी जो है उससे टपकते रहता है पानी, जिससे बर्बादी होती है। और जो हम पानी उपयोग करते हैं उसकी मतलब बर्बादी से ऐसे लगता है कि जैसे भविष्य में जल की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, जब तक हमको जिंदा रहना है तब तक हमको जल की आवश्यकता तो है ही।
तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। मतलब जो वर्षा का बारिश का जो पानी है उसको मतलब भूमि के जो भौम जल है उसको स्तर को बढ़ाने में किया जा सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि छत में जो जल आता है उसको एक पाइप के द्वारा भूमिगत एक टैंकी बनाई हुई होती है, उसमें इकट्ठा करते हैं और उसको रीयूज करते हैं पानी को। तो यही क्या कहलाता है? भौम जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे देश में कई जगहों पर जल को इकट्ठे करने के लिए बावड़ियां बनाई जाती थी। ओके, पहले के लोग बावड़ियां वगैरह बनाए जाते थे, ये सब का चलन था। और बावड़ी में बहुत सारी मात्रा में जल इकट्ठे रहते थे और उनका रख रखाव भी पहले बहुत अच्छे तरह से जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आगे टेक्नोलॉजी आती गई, इन बावड़ियों को बंद कर दिया गया, उनका रख रखाव भी नहीं करते, उसमें गाद जमा होते गए, है ना। और फिर जल की कमी होने के कारण जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने फिर इस पर मतलब फिर से सोचा कि चलो बावड़ियों को ही साफ सफाई करते हैं, यही हमको पानी दे सकते हैं। तो फिर इस तरह से बावड़ियों को फिर से बनाया जा रहा है, जिससे उन स्थानों में फिर जो भौम जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है ना, और उनको पानी की कमी नहीं होती। फिर भी इसके बावजूद भी हमें जो जल का प्रबंधन है इंडिविजुअल रूप से करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मान लो आप ड्रिप सिंचाई पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उसकी जड़ों तक पहुंचाती है। फ्रेंड्स जो किसान है वो अपने खेतों में पानी का यूज भी ये जो ड्रिप सिंचाई है उसके द्वारा कम यूज कर सकते हैं, है ना। ड्रिप सिंचाई मतलब बूंद बूंद सिंचाई करना, मतलब पानी की एक एक बूंद का यूज करना। ठीक है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ड्रिप सिंचाई क्या होती है। तो इसमें मतलब बिल्कुल पतली पतली पाइपें बिछी होती हैं जो पेड़ पौधों के बिल्कुल जड़ों में पानी पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इससे बिल्कुल पौधों के जड़ में पानी पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ड्रिप सिंचाई भी देख लिया हमने। अब आगे देखते हैं आपकी भूमिका 16.7 आपकी भूमिका। तो फ्रेंड्स हमारी भूमिका ये है कि हम पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अपने तरफ से जो भी हो सका वो उपाय करने चाहिए, है ना। जैसे कि हम अपने जो भी घर की काम काज हैं उसमें पानी का बचत करें, जैसे नहाने के टाइम या फिर ऐसे ही फर्श की मान लो धुलाई नहीं करके घर का पोछा लगाएं। तो इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं खुद से। अब 16.8 है पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। फ्रेंड्स अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर हरियाली लुप्त हो जाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा कि मान लो गमले में 2 दिन 3 दिन पानी न डालें तो पेड़ मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। पेड़ पौधों को भोजन तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। तो फ्रेंड्स आप कल्पना कीजिए कि अगर पेड़ पौधे ही नहीं हुए तो धरती पर जीवन भी नहीं होगा, जीवन का अंत हो सकता है। न पर्याप्त भोजन, न ऑक्सीजन और न ही पर्याप्त वर्षा होगी, और इस तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम पानी को बचाकर यूज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज एक ही क्वेश्चन है, वर्षा जल संचय की 2 विधियाँ बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।